हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। भूगोल का जो फर्स्ट यूनिट है, पहला इकाई जो है, उसमें बहुत सारा चैप्टर है। अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया है, क ख ग घ अंग। सर क्या क ख पढ़ा रहे, तो उसको बांट दिया गया है। तो हम लोग यूनिट 1 का यानी इकाई पहला स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग क ख ग घ के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको यहाँ पे याद करवाने की मैं कोशिश करूँगा। और जो इस सब्जेक्ट को लेकर के है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, याद करना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं दूर करने की कोशिश करूँगा कि आपको बोरिंग ना लगे, बल्कि इंटरेस्टिंग वे में आपको याद हो जाए, चीज़ें क्लास में याद हो जाए। ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, चीज़ें आपको बहुत सारा, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ें याद होगी और बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आने वाला है। और नोट्स के लिए तो आप लोगों को पता है कि पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आप लोग को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भूगोल का पहला यूनिट क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहला वर्ड तो यही आ गया। मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे, ये एक तरह से जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब भारत के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ हमारे भारत में जो जो चीज़ें हैं, हमारे भारत जैसे संसाधन है, तो हमारे भारत में कौन कौन से संसाधन है, अलग अलग संसाधन को अलग अलग यूनिट में, इकाई में बांट दिया गया। अब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि संसाधन क्या होता है, अभी मैं बताऊँगा जैसे यूनिट स्टार्ट करूँगा। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो भारत के सापेक्ष पढ़ेंगे। किसके? भारत में ही, जो भारत का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं भारत का भूगोल टाइप का, कि मतलब जो भी चीज़ें इसमें जो भी चीज़ें होंगी, चाहे कृषि ले ले, चाहे अगर मान लो मैं वनस्पति ले लूँ, या जल संसाधन ले लूँ, या भूमि मृदा मिट्टी के बारे में पढ़ूंगा, तो भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ाऊँगा। तो यही इसलिए यहाँ पे लिखा है भारत। ठीक है, इंडिया, हमारा प्यारा सा इंडिया, संसाधन एवं उपयोग। तो हम लोग जिसके मतलब जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो इंडिया मतलब भारत में जो वो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मृदा, भारत में कौन कौन सा मृदा है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? संसाधन। तो ये क्या चीज़ है भाई? व्हाट इज संसाधन भाई? इंग्लिश और हिंदी। संसाधन क्या होता है? तो संसाधन बोल सकते हैं डायरेक्ट कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, यानी जितना भी चीज़ है जिसका उपयोग होता है उसको संसाधन बोलते हैं। मार्कर, इट इज अ संसाधन, ये संसाधन है। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड, ये संसाधन है, इसका यूज हो रहा है, यानी उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। ये मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, यहाँ तक कि मैं खुद मैं यूज हो रहा हूँ ना मैं यूज हो रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को सेवा प्रदान कर रहा हूँ। तो तो ये भी क्या है? एक संसाधन के रूप में आएगा। ठीक है, तो यानी कि उपयोग में आने वाला सभी वस्तुएं, या आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जैसे इधर ट्यूबलाइट वगैरह लगा हुआ है, तो ट्यूबलाइट भी संसाधन है। अब फोन से शूट कर रहे हैं तो वो भी क्या है? संसाधन है। ठीक है, आप लोग मतलब कि ऑलमोस्ट चीज़ें क्या है? सब संसाधन है। उपयोग में जो चीज़ आता है, जो यूजफुल होता है, जो यूज में आता है, सब क्या है? संसाधन है। तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से। समझ में आ गया? संसाधन उपयोग में यानी यूज में आने वाला सभी वस्तु, कोई भी वस्तु हो उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। मानवीय, सर क्या बोल रहे थे और क्या लिखवा रहे हो? आप चाहो तो वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मैं वो भी लिख दूंगा कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, या संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, कमा पेड़ पौधे, या वन्य जीव भी लिख सकते हैं, वन्य वनस्पति जो लिख रहा है, पेड़ पौधे एवं मानव, यानी हम लोग मनुष्य खुद, मानव स्वयं भी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं।
ठीक है। क्या मानवीय आवश्यकताओं को यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाला सभी जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो, मैंने तो बोला ना उपयोग में आने वाला सभी वस्तु है, उपयोग में या करके लिख लो आप। दूसरा, उपयोग में आने वाला या आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल, वाटर यूज करते हैं, उपयोग में आता है, जीवन इसी पे निर्भर है। वायु या ऑक्सीजन, जो भी लिखना है आप लिख लो, वायु, भूमि, तो ये सब क्या है, ये तो मैं अभी संसाधन मतलब ये सब क्या है, सब यूज में आता है। भूमि, मिट्टी का यूज होता है, कृषि में यूज होता है, घर बनाने में यूज होता है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें में मिट्टी यूज होता है, जो अलग अलग बर्तन बनाया जाता है, मिट्टी का घड़ा वगैरह, तो उसमें यूज, यानी कि मिट्टी क्या है, संसाधन है। जल क्या है, संसाधन। वायु क्या है, संसाधन। तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे लिखो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ अभी जो है मनुष्य भी संसाधन है। जैसे एक कोई अगर कवि है जो गाना, या कोई गायक है जो गाना गाता है, क्या वो संसाधन नहीं है? हाँ, वो भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस फील्ड में लोगों को मनोरंजन कर रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है, यानी वो सेवा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, लोगों में खुशियाँ बांट रहा है, ठीक है। तो उसको भी क्या बोलेंगे, संसाधन ही बोलेंगे, ठीक। इसलिए मैंने लिखा एवं मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है। मिटाऊं मैं इसे, समझ में आ रही है बातें? अभी इसके बाद इसके प्रकार को देखेंगे, धीरे धीरे आराम से चीज़ें समझ में आएगी, कोई बात नहीं है, हड़बड़ी हम लोगों को नहीं है। आराम से सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और सब कुछ सीखते हुए जाएंगे। नंबर के पर्पज से नहीं कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आए। ऑफकोर्स नंबर अच्छा आएगा ही अगर आप लोग अच्छे से सिलेबस पढ़ के जाओगे तो, लेकिन आगे आपका बहुत अच्छा, मतलब कि आगे अगर कोई कंपटीशन करता है तो उसका बेस एक अच्छा तैयार हो जाएगा, जिसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा कंपटीशन एग्ज़ाम में कि उसका बेस बहुत अच्छा रहेगा। बोला जाता है ना कि बेस को अच्छा करो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में देखते हैं। संसाधन के प्रकार, ठीक है, संसाधन के प्रकार। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने बोल दिया है। नोट्स बोल रहा हूँ बार बार। संसाधन के प्रकार, तो संसाधन को जो है अलग अलग आधार पे, ऑन द मतलब अलग अलग आधार पे इसको क्या कर दिया गया, बांटा गया है, अलग अलग आधार पे। पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। जैसे व्याकरण आप लोग पढ़े होंगे तो अलग अलग आधार पे बांट दिया जाता है, तो उसी तरह इसको भी बांट दिया गया अलग अलग आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब जैसे ही उत्पन्न हुआ संसाधन, जो स्टार्टिंग पीरियड है, जैसे ही उपलब्ध हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उस समय संसाधन को कितने भाग में देखा जा सकता है, दो ही देखा जा सकता है। या तो वो संसाधन उत्पत्ति में क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह से बांट दिया गया, या तो वो सजीव होगा संसाधन, या फिर वो निर्जीव होगा, या तो वो सजीव होगा या निर्जीव होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो तरह से बांटा गया है। पहला क्या है, लिख लेते हैं। पहला जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा अजैव संसाधन, ठीक है। सर निर्जीव सजीव बोल के जैव अजैव लिखा रहे हो आप, अरे भाई वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा था कि निर्जीव, और है वही चीज़, कोई दूसरा नहीं है। जैव मतलब जो सजीव, जो भी सजीव वस्तुएं आती है वो जैव संसाधन कहलाती है। और जैव अभी जो मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा बिल्कुल यही लिखाऊंगा। और जैव क्या होगा, जो भी निर्जीव वस्तुएं का समूह को क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। अजैव संसाधन आ रहा है समझ में, धीमे धीमे समझ में आ रहा है ना।
बोरिंग बस नहीं लगना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, बेसिक सा चैप्टर है, तो ऐसे बोल रहा हूँ तो भी आप लोगों को समझ में आता होगा। उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन और जैव संसाधन। तो जैव संसाधन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। जल्दी जल्दी लिखते हैं, फिर मैं समझा भी दूँ, समझने वाला इसमें है ही नहीं कुछ। वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, या ऐसे लिखते हैं, सभी सजीव वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन कहलाता है। सभी सजीव वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? जैव संसाधन। यानी जितने सजीव वस्तु है वो सारा क्या हो जाएगा? जैव संसाधन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधा, एग्जाम्पल में कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, या जैसे करके लिखते हैं, जैसे क्या? पेड़ पौधा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? पशु, यानी कि जानवर वगैरह। इसके बाद क्या लिखते हैं? मानव, खुद, मनुष्य लिख लेते हैं, मनुष्य। तो ये सब क्या है? जैव संसाधन। पेड़ पौधा, जीव जंतु या पशु, मनुष्य, ये सब किस संसाधन के अंतर्गत आएंगे? तो सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। यानी कि सभी सजीव वस्तु, जितना भी सजीव वस्तु है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मिटाऊं मैं इसे? ओके। अभी किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पे। अब हम लोग अजैव संसाधन लिखते हैं। क्या? अजैव संसाधन। आप लोग भी लिख लो, अपने से लिख लो, कोशिश करो कि इसमें अपने से लिखने का, ठीक है। अजैव संसाधन, वैसा संसाधन या सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, जल, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैव यानी निर्जीव है। जैसे में लिख सकते हैं मृदा यानी मिट्टी, जल, और क्या लिख सकते हो? जो अब तो लिखने का कुछ भी लिख सकते हो, क्या कह सकते हो? पर्वत, पहाड़, इत्यादि लिख लो, ठीक है। तो ये समझ में आई चीजें, बस सिंपल था कि उत्पत्ति के आधार पे दो, या तो सजीव हो जाएगा, जब सजीव होगा तो सजीव वस्तु के समूह को जैव संसाधन, निर्जीव होगा तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन। सिंपल। अब हम लोग दूसरे आधार पे देखते हैं, मिटाऊं मैं इसे? ओके। दूसरे आधार पे देखते हैं उपयोगिता के, उसका यूज के आधार पे संसाधन के प्रकार है। यही न था हेडिंग? बी देखते हैं क्या? उपयोगिता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे भी संसाधन को दो तरह का बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटा गया। वन, पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांट दिया गया है। क्या? एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, ठीक। इसको अभी डिफाइन कर लेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय।
पहले उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया, फिर उपयोगिता के आधार पे यानी इसके यूज के आधार पे बता। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है वैसा संसाधन जिसे पुनः, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नवीकरणीय और नवीकरणीय, तो आप लोग टिक लगा सकते हो इम्पोर्टेंट में, ठीक है। वैसे तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और बाद में भी कवर करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है तो उसको बाद में भी बताएंगे कि हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है उसको। तो वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी फिर से उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या चीज हमको फिर से मिल जाता है तुरंत, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश फिर से मिल जाता है, रात हुआ, रात से फिर सुबह हुआ, फिर मिल जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। फिर क्या, पवन ऊर्जा यानी वायु से जो ऊर्जा बनती है, ये सब क्या है, सब नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी कि ये लोग पुनः प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। अभी मान लो हवा नहीं चल रही है, थोड़ा देर के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से हम लोग एनर्जी मिल जाएगा पवन के थ्रू, मतलब वायु के थ्रू क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। सौर ऊर्जा, सूर्य जब रहेगा तो सौर ऊर्जा मिल जाएगा हम लोग को, पुनः मिल जाएगा। अगर मान लो कोई सपोज करता कि सूर्य नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों की लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, कैसे पॉसिबल होगा। तो इस कंडीशन में सौर ऊर्जा सब क्या है या पवन ऊर्जा सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन, यानी पुनः ये सब मिल सकता है हम लोग को। इसके अलावा देख सकते हैं क्या, जल भी हम लोगों को पुनः मिल जाएगा। अगर मान लो जल पूरा खत्म हो गया तो लाइफ सब पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब इत्यादि लिख लो आप लोग, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, इत्यादि। अनवीकरणीय में क्या है, वैसा संसाधन जिसे पुनः, ये लिख लो, मैं मिटाऊंगा, इसे मिटाऊंगा नहीं, थोड़ा सा टिक करके फिर अनवीकरणीय का डेफिनेशन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं, यहाँ पे आप लोग लगा लेना, नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसका लिखना चाहें, ये किसका डेफिनेशन है, अनवीकरणीय का। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे जीवाश्म ईंधन जितना होता है, कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा हम यूज कर पाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है बनने में, ठीक है। हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि तुरंत मिल जाए हमको, ऐसा पॉसिबल एक बार खत्म होने के बाद नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अनवीकरणीय, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। लिख लो आप लोग इसे, एक सेकेंड, आप लोग इसे क्या करो, लिखो। इसके बाद हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति देख लिए, उपयोगिता के आधार पे देख लिए, इसके बाद मालिक के आधार पे देखेंगे, यानी स्वामित्व जिसको बोलते हैं, स्वामित्व के आधार पे अभी संसाधन को डिफाइन करने वाले। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे, सी डालते हैं नंबर, स्वामित्व के आधार पे। इसके आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला एक लिखो, स्वामित्व यानी मालिक के आधार पे कि उस संसाधन का मालिक कौन है,
हु इज द ऑनर ऑफ दैट संसाधन। ओके, तो कौन उस संसाधन का क्या है, मालिक है। मालिका हक के आधार पे भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला नंबर व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा लिख सकते हैं सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन, ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत या वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आता है, या वैसा बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या बोल सकते हैं, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि उस पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, किसी खास व्यक्ति का। जैसे आपका घर, उस पर आपका पापा का अधिकार है, पापा के नाम पे जमीन होगा, घर होगा, ठीक है। तो या मम्मी का भी हो सकता है कि मम्मी के नाम पे हो, तो वो किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है। भले उसके लिए टैक्स देना पड़ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। फिर देखते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है कि किसी खास समुदाय के लिए, या किसी वैसा संसाधन जो किसी समुदाय के लिए या किसी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता हो। वैसा संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे के लिए बोल सकते हैं, पहले टाइम में क्या होता था, अभी भी कहीं कहीं होता होगा, कि क्या बोलते हैं उसको, चारा गाय या कुछ इस तरह तो बोलते हैं। यानी कि वैसा ज़मीन जिस पे क्या हो कि कोई खास समुदाय के लोग, या फिर बोल सकते हैं कि किसी गांव के लोग का अधिकार है। मान लो कोई खास गांव के लोगों का क्या है, इस पे अधिकार है कि इसी गांव के लोगों का यहाँ पे गाय जो है वो घास चरने आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सामुदायिक संसाधन। इसके अलावा मंदिर मस्जिद भी क्या है, एक सामुदायिक संसाधन है। मंदिर मस्जिद क्या है, एक सामुदायिक संसाधन है। इसके अलावा शमशान घाट वगैरह भी बोल सकते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी किसी समुदाय का वो अधिकार क्षेत्र हो। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है कि देश में जो भी संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन है। देश में उपलब्ध सारा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या होता है, अधिकार होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार मैं बोल देता हूँ, व्यक्तिगत संसाधन आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल, घर। सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं क्या, वही जो मैंने बताया। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, मंदिर लिख सकते हैं, मस्जिद लिख सकते हैं। तो ये सब सामुदायिक संसाधन है। फिर राष्ट्रीय संसाधन, देश में उपलब्ध सारा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देश में उपलब्ध सारा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यही लिखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या हुआ, तो इसमें लिखना है कि वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
यहाँ पे एक मतलब कि होता है कि अगर मान लो समुद्र है किसी इंडिया का, अगर मैं मैप बनाऊँ ना भाई, देखता हूँ ट्राई करके, ऐसे सपोज कर लेना आप लोग। तो इंडिया के इस साइड में यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल है। नीचे में क्या है, हिंद महासागर। और इस साइड जो है ये अरब सागर है। तो आप लोग देखो, तीन साइड से जो है भारत में समुद्र है। इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर नीचे में है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें जो खुला आसमान है, इसमें 200 किलोमीटर तक जो है, ये तो इस पे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। क्या आता है, राष्ट्रीय, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाहर जो है, मान लो ये बाउंड्री है हम लोगों का, अगर मान लो क्या है, ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक इंडिया का होगा। वो क्या होगा, इंडिया का। इसके बाद आगे जो होगा, इस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, और जिसको ज़रूरत होता है उसके आधार पे इसको दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार बोल सकते हैं, होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और प्रकार है, उसको भी हम कवर करेंगे, फिर इसको यहीं तक रोकेंगे। संसाधन के प्रकार के बाद का क्लास बाद में लेंगे, पहले अभी स्टार्ट करते हैं। कौन सा एक जो बचा है उसको ख़त्म कर लेते हैं। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं, ख़त्म कर लेता हूँ। तो इसका डी नंबर क्या है, डी नंबर विकास के आधार पे, विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर ये 4 टाइप का बांटा गया है। इसको भी कौन कौन सा, एक संभाव्य संसाधन, बी, संभाव्य के बाद क्या होगा, विकसित संसाधन, सी क्या होगा, भंडार संसाधन, और चौथा होगा संचित कोष। या 1 2 कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। ठीक है, ये 4 तरह के बांटा गया। ये लास्ट है, इसके बाद इसको कैटेगरी वाइज अब नहीं बांटा गया। विकास के आधार पे संभावित, विकसित, भंडार और संचित। इन लोगों का डेफिनेशन आप लोगों से पूछा भी नहीं जाएगा इतना। संभाव्य संसाधन जो क्या है, फ्यूचर में यूज़ करने का पॉसिबिलिटी है, उसका संभावना है। विकसित यानी कि जिस संसाधन का उपयोग विकास के लिए किया जाए, जिसका मात्रा भी पता हो। भंडार संसाधन जो प्रचुर मात्रा में भंडारित है। ठीक है, तो ये सब संसाधन विकास के आधार पर 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। ये बस नाम आप ये लोग याद कर लेना, और इसका डेफिनेशन वगैरह उतना पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। ठीक, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आगे इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा, जिसमें कि कुछ कुछ टॉपिक और है। जैसे संसाधन का नियोजन क्या होता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, उसके कितने स्टेज हो सकते हैं संसाधन नियोजन के, यानी कि उसके सोपान बोलते हैं हिंदी में उसको। स्टेज, कौन कौन सा स्टेज हो सकता है जिससे संसाधन का नियोजन किया जा सकता है। नियोजन का मतलब होता है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, क्या कर सकते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नियोजन में आता है। ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका सुरक्षा, संसाधनों का सुरक्षा कैसे, मतलब कि हाँ सुरक्षा ही बोल सकते हैं, उसका बचाव, संसाधन का बचाव, तो उसको देखेंगे। इसके बाद ये फिर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आ सकता है उसको मैं कवर करूँगा, जैसे पृथ्वी सम्मेलन वगैरह, क्योटो सम्मेलन वगैरह जो हुआ है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको कवर करके नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है,
आप आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।